वो दौड़ते हुए पुलिस के पास पहुंचे और जैसे ही इंस्पेक्टर से कुछ कहने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर ने कहा, पकड़ के थाने ले चलो उस भिखारी को। मैडम आप घर जाइए, ये पुलिस का मामला है। मुख्तार भाई के भाई पर हमला किया है इस भिखमंगे ने, इसकी सजा इसे बराबर मिलेगी। मगर इंस्पेक्टर साहब, उसने तो मुझे बचाया है। एक काम कर, तू भी इसके साथ थाने चली जा। जेल में तोता मैना का खेल खेलती रहना। ऐसा बोलकर सरला शिप्रा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती वहां से ले गई। पुलिस वाले ने उस भिखारी को पकड़ लिया, वो भी चुपचाप उनके साथ थाने चला गया। इंस्पेक्टर ने जैसे ही फिर से बेल्ट उठाई, थाने का दरवाजा धड़ाम से खुला। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो रुक जाओ इंस्पेक्टर, तुम जानते हो तुम किसे पकड़ लाए हो। हम सबकी वर्दी उतरवाओगे तुम। चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, बहुत चोट लगी है आपको। जय हिंद सर। ये भिखारी, इसने मुख्तार भाई के क्या मतलब सर? ये तो उस मंदिर का शौर्य राठौड़। ऐसे माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। आपने बताया क्यों नहीं? उस मुख्तार की बातों में आ गया मैं। उसने तुरंत उस भिखारी को खोला और अपने जूते से खुद को मारने लगा। मैं ठीक हूँ, और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं कौन हूँ। जी दूल्हा गधे पर बैठकर आ रहा है, देखो देखो। सब अपनी नाक बंद कर लो, इस दूल्हे से तो बदबू आ रही है। गधे पर बैठकर आया एक गूंगा दूल्हा, न सर पर सेहरा और न पाँव में जूता। शेरवानी की जगह पहनी थी उसने बनियान। दुल्हन शॉक्ड, सभी मेहमान हैरान। पीले दांत और लंबी दाढ़ी, ये दूल्हा तो लग रहा था बिल्कुल कबाड़ी। मुख्तार नाम का डॉन लाया था ये बर्बादी और जबरदस्ती कराने लगा दुल्हन की भिखारी से शादी। सबको समझ नहीं आई एक बात, ऐसे बदबूदार दूल्हे के साथ कैसे मनाएगी दुल्हन सुहागरात। लेकिन उस भिखारी की असलियत जान सबके निकल गए प्राण। सुनो पूरी कहानी, लगा के अपना ध्यान। मैं इस भिखारी से कभी शादी नहीं करूंगी, छोड़ो मेरा हाथ। दुल्हन के लाल जोड़े में सजी शिप्रा की आवाज पूरे पंडाल में गूंज उठी, लेकिन उसकी ये हिम्मत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगले ही पल मुख्तार नाम के उस खतरनाक गुंडे ने उसके छोटे भाई राहुल की कनपटी पर बंदूक तान दी। नहीं नहीं, मेरे भाई को छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मेरी जान ले लो। मुख्तार के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। अगर तुमने मेरे भाई का रिश्ता ठुकराया ना होता तो आज तुम इस शहर की रानी होती, लेकिन नहीं, तुम्हारे नसीब में तो एक भिखारी की बीवी बनना ही लिखा है। ये सुनते ही शिप्रा के पिता राजदीप राय, जो अब तक अपनी बेटी की बेबसी देख रहे थे, अचानक टूट गए। वो कांपते हुए कदमों से मुख्तार के पास आए और सबके सामने हाथ जोड़कर उसके पैरों में गिर पड़े। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं इस भरी महफिल में तुमसे माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो प्लीज। दरअसल कुछ महीनों पहले जब मुख्तार के भाई ने शिप्रा से शादी का प्रस्ताव रखा था, तो शिप्रा ने साफ मना कर दिया था। इस पर उसके भाई ने शिप्रा के साथ छेड़खानी कर ली और शिप्रा ने उसे जेल भिजवा दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए कुछ देर पहले मुख्तार ने अपनी चाल चल दी थी। जब विहान अपनी बारात लेकर शिप्रा के घर की ओर बढ़ रहा था, तभी अचानक मुख्तार ने वो बारात रुकवा दी। ये शादी नहीं होगी। ये सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। भाई ये क्या कह रहे हो आप? आज मेरे बेटे की शादी है। अगर शादी हुई तो दूल्हा जिंदा वापस नहीं जाएगा। भाई हम अभी वापस चले जाते हैं। लेकिन मुख्तार का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी पर पड़ी। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, सिर और दाढ़ी के बाल बढ़े हुए थे। कल्ला, उस भिखारी को यहाँ लेकर आओ, इसे घोड़ी पर बिठाओ, आज इसकी शादी होगी शिप्रा से। बारात के आगे हाथों में बंदूकें लिए गुंडे नाच रहे थे और वो भिखारी घोड़े पर बैठा उलझनों में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बैंड बाजों और गोलियों की आवाज के साथ उस भिखारी की बारात शिप्रा के घर आ पहुंची। फिर जब शिप्रा ने इस शादी से इनकार किया, तो मुख्तार ने उसके भाई की कनपटी पर बंदूक तानते हुए कहा, अगर अपने भाई की सलामती चाहती हो तो तुम्हें इस भिखारी से शादी करनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। अपनी हाँ सुनकर मुख्तार के चेहरे पर एक वहशी मुस्कान आ गई। वैसे तेरा दूल्हा कभी तुझे कुछ नहीं कहेगा, गूंगा जो है। शिप्रा की नजर उस भिखारी पर पड़ी। लोगों की नजर तो उसके गंदे कपड़े और गंदे हुलिये पर थी, लेकिन शिप्रा की नजर ने उसकी मासूम आंखों को देखा। आज वो बेचारा गुंडों में फंस गया था। अरे ओ कल्ला, दूल्हे को तो ले आ, दुल्हन उसे देखने के लिए तड़प रही है। चल मुन्ना, आज तो शादी है तेरी, देख कितनी खूबसूरत दुल्हन है।
तेरे तो मजे हैं। कल्ला ने उस भिखारी की बाह पकड़ी और स्टेज की तरफ खींचने लगा, पर उस भिखारी ने झटके से उससे अपनी बाह छुड़ा ली। अबे गधे, मैं तेरी किस्मत बदलने जा रहा हूँ और तू कीचड़ में ही रहना चाहता है। चल आगे बढ़। जब उस भिखारी ने मुख्तार की भी बात नहीं मानी तो उसने न आव देखा न ताव और उसके गाल पर 3-4 थप्पड़ जमा दिए। भिखारी के मुंह से खून निकलने लगा। गूंगा होने की वजह से वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। पंडाल में मौजूद लोगों को उस भिखारी पर दया आने लगी। शिप्रा की आंखों में भी उस गूंगे भिखारी के लिए दया उमड़ आई। लगता है इसको भी इस लड़की पर दया आ रही है, इसीलिए इस लड़की की खातिर ये मार सहने को भी तैयार है। तो फिर अब क्या करे बॉस? ऐसे कैसे चलेगा? इतनी जल्दी तो कोई दूसरा भिखारी भी नहीं मिलेगा। सुन बे भिखारी, ये लड़का अपनी बहन के कारण तो बच गया, पर अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा तो ये जरूर मारा जाएगा। मुख्तार की इस बात का तुरंत उस भिखारी पर असर हुआ। अब उसकी आंखों में बेचैनी नजर आने लगी। वो कभी राहुल की ओर देख रहा था तो कभी शिप्रा की ओर। अब शिप्रा भी उसकी बेबसी को भली भांति समझ रही थी। क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, या तुम चाहते हो कि इस लड़के की बलि चढ़ जाए? इतना बोलकर मुख्तार ने अपने चाकू की धार फिर से राहुल के गले पर सटा दी। उसका इतना करना था कि भिखारी स्टेज की तरफ खुद बढ़ गया। अरे वो पंडित, शुरू हो जा। पंडित जी ने डरते डरते मंत्र पढ़े, फेरे हुए और उनकी शादी पूरी हो गई। शिप्रा ने अपनी शादी को लेकर न जाने क्या क्या सपने देखे थे, पर आज वो इतनी मजबूर थी कि उसे एक भिखारी से शादी करनी पड़ रही थी। शादी के लिए आए सभी इज्जतदार लोगों के बीच शिप्रा और उसके परिवार की इज्जत तार तार हो चुकी थी। बधाई हो बलवंत राय, आज तुम्हारी पोती ने तुम्हारा मान बढ़ा दिया। मुख्तार ने राहुल को छोड़ दिया और वहाँ से बाहर जाने को मुड़ा, पर फिर कुछ याद आते ही शिप्रा के पास गया। देखा, मुझसे पंगे लेने का अंजाम। आज इस भिखारी की पत्नी बनी हुई हो। हैप्पी मैरिज लाइफ, जमकर सुहाग रात मनाना। इसके बाद मुख्तार हंसता हुआ वहाँ से चला गया। जैसे ही मुख्तार अपनी गैंग के साथ यहाँ से निकला, शिप्रा अपनी जगह पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे कोई देखो जरा। घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस के कारण ये बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। उसकी बात सुनकर राहुल अपनी बहन को उठाकर अंदर चला गया। वहाँ मौजूद रिश्तेदार भी धीरे धीरे अपनी हंसी दबाते हुए वहाँ से निकलने लगे। मौका पाकर वो गूंगा भिखारी भी चुपचाप वहाँ से मंदिर की तरफ चला गया। होश में आते ही शिप्रा रोने लगी। तुम रो मत, हम जल्द ही उस भिखारी से तुम्हारा तलाक करवा देंगे। पर शिप्रा ने जैसे अपने मन में कुछ कठोर फैसला ले लिया था। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे। चाहे कुछ भी हो दादाजी, और चाहे वो कोई भी हो, अग्नि के फेरे लिए है उसने मेरे साथ। मेरी मांग में सिंदूर भरा है और आज से वही मेरा पति है। मैं इस शादी को पूरे सम्मान के साथ निभाऊंगी। सुनकर शिप्रा की चाची सरला बोली, ओहो, बढ़िया ही सती सावित्री बनने वाली। सुन ले, वो बदबूदार भिखमंगा हमारे घर में नहीं घुसेगा। तुझे इतना ही प्यार आ रहा है उस पर, तो तू भी उसके साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जा, कटोरा लेकर। दूसरी तरफ इन सब फैमिली ड्रामा से दूर वो भिखारी वापस मंदिर के पास चला आया और कटोरा लेकर वापस बैठ गया, वैसे ही चुपचाप। कोई नहीं कह सकता था अभी अभी उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। अगले ही दिन शिप्रा और उसका परिवार मंदिर में पूजा करने पहुंचा। उन लोगों को देखते ही वो भिखारी एक पेड़ की आड़ में छुप गया। शिप्रा की नजर बार बार उसे ढूंढ रही थी, मगर वो भिखारी उसकी नजरों में आना नहीं चाहता था। जैसे ही शिप्रा और उसका परिवार मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा, वहां 3-4 बड़ी गाड़ियां आकर रुकी और उनमें से 20-22 गुंडे उतरे और साथ में उतरा मुख्तार का भाई रजत। घेर लो मंदिर को, देखो कोई भाग न पाए। अभी कोई कुछ समझता तब तक सारे गुंडों ने मंदिर को घेर लिया और रजत 2 गुंडों के साथ सीढ़ियां चढ़ता हुआ मंदिर के अंदर चला गया। शिप्रा आंखें बंद करके मंदिर की परिक्रमा कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। उसने आंखें खोली तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसके पसीने छूट गए। तुम? अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे भाई मुख्तार ने मेरी लाइफ का मजाक तो बना ही दिया है। सुना है तेरी शादी किसी भिखमंगे से करा दी भैया ने, मगर मैं इस शादी को नहीं मानता। अभी इसी मंदिर में तुझसे शादी करूंगा और आज रात ही मनाएंगे हनीमून। शिप्रा के पूरे शरीर में बिजली की सिहरन दौड़ गई। वो वहाँ से भागी अपने परिवार की तरफ। रजत भी उसके पीछे पीछे भगा और उसका हाथ पकड़ लिया। मंदिर में मुख्तार के भाई को देखकर सबकी घिघी बांध गई थी। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आगे आकर उसे रोके। शिप्रा पूरी ताकत लगाकर भी अपना हाथ उसकी पकड़ से नहीं छुड़ा पा रही थी। तेरा हाथ उस दिन मेरे गाल पर पड़ा था ना, ऊपर वाले की कसम, इस मक्खन जैसे मुलायम हाथ को पकड़ने की कसम खा ली थी मैंने मेरी। मगर अभी वो अपनी बात पूरी कर पाता, तभी उसकी दर्द से चीखने की आवाज से पूरा मंदिर गूंज उठा। शिप्रा ने उस गुंडे
रजत के हाथ पर इतनी जोर से काटा था कि खून निकल आया था। रजत की पकड़ ढीली पड़ गई थी। होते ही शिप्रा ने उसे धक्का दिया और वहाँ से सीढ़ियों की तरफ भागी। रजत का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। मुझे काटती है हरामजादी, बहुत हुआ प्यार व्यार से बात, अब देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोलकर रजत शिप्रा के पीछे हॉकी स्टिक लेकर दौड़ा। शिप्रा बेसुध होकर भाग रही थी और इसी तेजी में सीढ़ियों के पास ही उसका पैर दुपट्टे में फंसा और वो वहीं लड़खड़ा कर गिर पड़ी। रजत उसके पास पहुंचा और गुस्से में चीखा, मुझे धक्का देती है, अब देख मैं तेरा सर कैसे खोलता हूँ। ऐसा बोलकर उस गुंडे रजत ने हॉकी स्टिक उठाया। शिप्रा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो समझ गई थी अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मगर 2 सेकंड बीते, 3 सेकंड बीते, उस पर हॉकी का वार नहीं हुआ। वो समझ नहीं पाई ये हुआ क्या। उसने अपनी आंखें खोली तो वहाँ का नजारा देखकर चौंक पड़ी और रजत उसे बिना देखे दे दनादन मारे जा रहा था। उसके सर से खून बहा जा रहा था। अचानक रजत का भी ध्यान इस बात पर गया। उसने उस भिखारी को देखा तो हॉकी मारना बंद करके कहा, अच्छा पति परमेश्वर जी, ये अच्छा है, अब ये विधवा होगी और फिर मैं इसके साथ सुहाग रात मनाऊंगा। विधवा विवाह तो अच्छी बात है ना, समाज सेवा कर रहा हूँ मैं। मगर खून से लथपथ उस भिखारी ने तभी अचानक एक छलांग लगाई और रजत को ऐसा धक्का दिया कि वो सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसके शरीर से जगह जगह से खून बहने लगा। मगर तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई। शिप्रा और उसके परिवार ने पुलिस को देखा तो उनकी जान में जान आई। वो दौड़ते हुए पुलिस के पास पहुँचे और जैसे ही इंस्पेक्टर से कुछ कहने ही वाले थे कि इंस्पेक्टर ने कहा, पकड़ के थाने ले चलो उस भिखारी को। मैडम आप घर जाइए, ये पुलिस का मामला है। मुख्तार भाई के भाई पर हमला किया है इस भिखमंगे ने, इसकी सजा इसे बराबर मिलेगी। मगर इंस्पेक्टर साहब, उसने तो मुझे बचाया है। अभी शिप्रा कुछ कहती तभी उसकी चाची सरला ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, एक काम कर, तू भी इसके साथ थाने चली जा, जेल में तोता मैना का खेल खेलती रहना। ऐसा बोलकर सरला शिप्रा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती वहाँ से ले गई। पुलिस वाले ने उस भिखारी को पकड़ लिया। वो भी चुपचाप उनके साथ थाने चला गया। इंस्पेक्टर ने जैसे ही फिर से बेल्ट उठाई, थाने का दरवाजा धड़ाम से खुला। अगर अपनी नौकरी प्यारी है तो रुक जाओ इंस्पेक्टर, तुम जानते हो तुम किसे पकड़ लाए हो। हम सबकी वर्दी उतरवाओगे तुम। चलिए आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, बहुत चोट लगी है आपको। जय हिंद सर। ये भिखारी, इसने मुख्तार भाई के क्या मतलब सर? ये तो उस मंदिर का। कमिश्नर ने अपना मोबाइल निकालकर इंस्पेक्टर को कुछ दिखाया। वो देखते ही इंस्पेक्टर थर थर कांपने लगा। शौर्य राठौड़ ऐसे? माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। आपने बताया क्यों नहीं? उस मुख्तार की बातों में आ गया मैं। उसने तुरंत उस भिखारी को खोला और अपने जूते से खुद को मारने लगा। मैं ठीक हूँ और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं कौन हूँ। जी। भिखारी शौर्य वहाँ से निकला और वापस मंदिर के सामने जा अपने सर पर चोट वाली जगह थोड़ी मिट्टी रगड़ी और कटोरा लेकर बैठ गया, बिल्कुल चुप। उधर शिप्रा ने अपने घर की बालकनी से उसे देखा तो चौंक पड़ी। वो निकलकर उसके पास गई और कहा, आपको बहुत चोट आ गई मेरे कारण, मुझे माफ कर दीजिए, आप घर चलिए मेरे साथ। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ उठकर चल दिया। जैसे ही वो लोग घर के दरवाजे पर पहुँचे, चाची सरला ने रास्ता रोक लिया। इस बदबूदार भिखारी को अंदर लाई तो तेरा सर होगा और मेरी जूती। इन सब का कारण तू है शिप्रा। किसने कहा था उस मुख्तार के भाई को झापड़ मारने को? चाची, जान बचाई उसने मेरी। शोर शराबा सुनकर पूरा परिवार दौड़ा दौड़ा गेट पर आया। वहाँ का नजारा देखकर दादाजी दंग रह गए थे। सरला चाची बोले जा रही थी। अभी सरला आगे कुछ कहती कि दादाजी गरजे, सरला बस बहुत हुआ। उसकी जगह तेरी बेटी होती तो क्या तू उसका ब्याह उस गुंडे से कर देती? शिप्रा ने जो किया वो सही किया। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम घर छोड़कर जा सकती हो। इसे मॉल ले जाओ और इसके लिए कुछ अच्छे साफ कपड़े खरीदवा दो। सब ये सुनकर सन्न रह गए। सरला चाची चुपचाप अंदर चली गईं। दादाजी ने शिप्रा से उस भिखारी की चोट पर दावा लगाने को कहा और अपने पोते राहुल से कहा, जी दादाजी। थोड़ी ही देर बाद राहुल उस भिखारी शौर्य को बाइक पर बैठाकर मॉल ले गया। पहले तो वहाँ मॉल के गेट पर ही गार्ड ने भिखारी को देखते ही उसे रोक दिया, मगर फिर ये जानकर कि राहुल किस परिवार से है, उसे उस भिखारी के साथ अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचकर राहुल ने उसे कुछ कपड़े दिलवाए और चेंजिंग रूम की तरफ ले गया। ये देखो, इसके अंदर जाकर तुम ये कपड़े पहनकर देख। और बात करते करते दरवाजा खोलकर देखते हुए अचानक राहुल की बोलती बंद हो गई। उसने जैसे ही एक दरवाजा खोला, अंदर से किसी लड़की के चीखने की आवाज आई, बचाओ। राहुल ने झट से सॉरी बोलकर दरवाजा बंद किया। वो लड़की दरवाजा बिना लॉक किए ही चेंज कर रही थी। उसने पीछे पलट कर देखा, भिखारी शौर्य किसी चेंजिंग रूम में घुस चुका था। राहुल वहाँ से बाहर आया। तभी एक हट्टे कट्टे पहलवान टाइप लड़के ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, क्यों बे, मेरी गर्लफ्रेंड का एमएस बनाता है? चुप, बिल्कुल चुप। कान पकड़ के मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मुर्गा बन और कुकड़ू कू सॉरी बोल। क्या? वो दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा।
मेरी गलती नहीं है। तो ये ले। ऐसा बोलकर उस लड़के ने राहुल को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे पलटकर देखा तो चौंक पड़ा। हैं? भिखारी मॉल में? तू अंदर कैसे आया बे? और रुक, तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा बे, सड़े हुए अंडे? ये तूने क्या किया हरामजादे? सलीम डॉन के भाई को मारता है। अब देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा बोलकर वो शौर्य पर झपटा, मगर शौर्य ने उसकी कलाई को कुछ ऐसे घुमाया कि वो वहीं दर्द के मारे बैठ गया। कट की आवाज के साथ उसकी कलाई जाम हो गई थी। उसने फोन निकाला और शहर के नामी गुंडे सलीम भाई को कॉल किया। सलीम का नाम सुनते ही उस मॉल में अफरा तफरी मच गई। सब वहां से भागने लगे, मगर शौर्य वैसे ही वहीं खड़ा रहा। सलीम भाई, एक भिखमंगे ने मुझ पर हाथ उठाया, उसको ऊपर उठाने का है। शौर्य चुपचाप वहां खड़ा रहा। राहुल की तो टांगें कांप रही थीं। वो पसीने में नहा गया था। थोड़ी ही देर बाद वहां गुंडों से भरी गाड़ी आई और उसमें से उतरा खूंखार डॉन सलीम। आते ही उसने एक फायर किया और उसके गुंडों ने वहां घुसते ही शौर्य पर हमला कर दिया। मगर फिर वहां का सीन देखकर उन सब की आंखें बाहर निकल आई। 10 सेकंड में 10 गुंडे वहां जमीन पर पड़े धूल चाट रहे थे। सलीम भाई को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। वो उस भिखारी शौर्य के पास गया और कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरे आदमियों पर हाथ उठाने की? नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। मैं तो इस लड़के को 6 इंच छोटा करूंगा। ऐसा बोलकर उसने वहीं खड़े राहुल को पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। मगर तभी जो हुआ वो देखकर राहुल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अब तक जिस भिखारी जीजा को वो गूंगा समझता था, वो बोला, सलीम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे तू बात करेगा? तू जैसे भिखमंगे पर मैं थूकूं भी नहीं। नहीं सुनेगा तो तेरा ही नुकसान होगा। सलीम ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा ठीक है, बोल। ऐसे नहीं, तेरे कान में। अबे ओए, खेल चल रहा है क्या इधर? ये लड़का तो गया, उसके बाद कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। सलीम सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, आप बोल कान में। भिखारी शौर्य उसके पास गया और उसके कान में कुछ कहा। वो बात सुनते ही सलीम के हाथ पैर सुन्न हो गए। राहुल उसके हाथ से छूट गया। वो अपने भाई की तरफ मुड़ा और कहा, जावेद भाई, अपनी गर्लफ्रेंड को बोल इनके सामने मुर्गी बनकर कुकड़ू को सॉरी बोले। ऐसा बोलकर वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। सब ये नजारा देखकर हैरान थे। वो हत्ता कट्टा लड़का जावेद, जो अब तक अपने डॉन भाई के नाम पर उछल रहा था, पसीने पसीने हो गया था। शौर्य ने राहुल का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। बीच रास्ते में राहुल ने उससे पूछा, वो इतना बड़ा डॉन सलीम, क्या कहा तुमने उसके कान में कि वो घबरा गया? शौर्य उसका सवाल सुनकर भी चुप रहा और सामने की तरफ देखता रहा। राहुल ने फिर कहा, देखो अब ये सब नाटक करके कोई फायदा नहीं, मुझे पता है तुम बोल सकते हो। शौर्य ने राहुल के सवाल का जवाब दिए बिना कहा, घर में किसी को भी इस घटना के बारे में मत बताना। क्या मतलब? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने ये सब कैसे किया? क्या कहा तुमने उस डॉन को कि वो रोने लगा? वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है ना सलीम भी मुख्तार का ही आदमी है। अगर तुमने घर में इस घटना के बारे में बताया तो लोग समझेंगे मुख्तार के लोग तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हैं और फिर तुम्हारा कहीं भी निकलना बंद भी करवा सकते हैं। नहीं, मुझे अपनी आजादी प्यारी है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जब वो लोग घर पहुँचे तो सबने उसे उन्हीं भिखारी वाले कपड़ों में देखा तो चौंक पड़े। दादाजी राहुल को डांटने लगे। तभी शौर्य बोला, उसकी कोई गलती नहीं है, वहाँ मॉल में मुझे घुसने ही नहीं दिया। वैसे भी मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो कोई मुझे भीख नहीं देगा। भिखारी जमाई। शौर्य को बोलता देखकर राहुल को छोड़कर बाकी सारे लोग हैरान रह गए। शिप्रा ने चौंक कर पूछा, तुम बोल सकते हो? तो तुम शादी के दिन गूंगे क्यों बने हुए थे? वो मुख्तार के सामने आप जैसे बड़े लोग कुछ नहीं पा रहे थे, तो मैं तो एक भिखारी हूँ। अचानक मेरे साथ जो हुआ उससे मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। उसकी ये बात सबको सही लगी। आखिर एक भिखारी मुख्तार जैसे डॉन के सामने क्या बोल सकता था? तभी दादाजी बोले, ठीक है, सारा शहर जान चुका है शिप्रा की शादी तुम जैसे भिखारी से हुई है। हम तुम्हें मंदिर में भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकते। तुम यही रहोगे, हमारे नौकरों के कुछ पुराने कपड़े होंगे, तुम वही पहन लो। ये सब सुनकर शिप्रा की माँ और चाची ने बुरा सा मुंह बना लिया। मगर पिताजी, ये भिखारी हमारे घर में। जब तक शिप्रा तलाक के लिए मान नहीं जाती, हमें ये करना ही होगा। ये नौकरों के साथ रहेगा, बाहर किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दादाजी की बात सबको माननी ही पड़ी। वो भिखारी हस्बैंड शौर्य वही शिप्रा के घर के नौकरों के कमरे में रहने चला गया। अगली ही सुबह शिप्रा अपने फोन पर पैनिक होकर किसी से बात करते हुए निकली। नहीं अनिश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे मॉल में सबसे ज्यादा बिक्री मेरे ही ब्रांड के कपड़ों का है। तुम मेरे ब्रांड को वहाँ से हटा कैसे सकते हो? उधर से अनिश नाम के उस बिजनेसमैन ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर शिप्रा और तमतमा गई और कहा, ठीक है, मैं वहीं आकर तुमसे बात करती हूँ।
ऐसा बोलकर शिप्रा गुस्से में घर से A to Z मॉल के लिए निकल गई। A to Z मॉल राजस्थान का सबसे बड़ा मॉल था और शिप्रा की क्लोथ कलेक्शन की सेल का सबसे बड़ा हिस्सा वहीं से आता था। वहाँ के मालिक अनिश ने अचानक शिप्रा के ब्रांड को अपने मॉल में बैन कर दिया था और उसके ब्रांड के सारे कपड़े वहाँ से हटा दिए। शिप्रा जब गुस्से में वहाँ पहुँची तो अनिश अपने केबिन में चिल कर रहा था। अंदर घुसते ही शिप्रा उस पर चीखने लगी, मगर अनिश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एक कुटिल मुस्कान देते हुए कहा, एक लड़की जिसका हस्बैंड रास्ते का भिखारी हो, उसका ब्रांड हमारे मॉल में होने से बहुत ही बदनामी हो रही थी। वो ब्रांड हमारे स्टैंडर्ड को गिरा रहा था। ये सुनकर शिप्रा जितना चौंकी उतना ही और गुस्से में भी आ गई। सारे शहर को पता चल चुका था बलवंत राय की पोती की शादी एक भिखारी से करवा दी गई थी। वो गुस्से में बोली, मेरी प्राइवेट लाइफ से मेरे ब्रांड का क्या लेना देना? मेरा ब्रांड इतना पॉपुलर है, कपड़े इतने अच्छे हैं कि मार्केट में आते ही खत्म हो जाते हैं। तुम उसे ऐसे किसी बेकार के कारण से यहाँ से नहीं हटा सकते। आखिर तुम चाहते क्या हो? अनीश ने ऊपर से नीचे तक शिप्रा को गंदी नजरों से देखा और कहा, वैसे एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? वो रास्ता मेरे बेडरूम से होकर जाता है। ये सुनते ही शिप्रा सर से पांव तक कांप उठी। वो तमतमाते हुए आगे बढ़ी और अनीश को एक जोर का झापड़ लगाया। अनीश गुस्से में आ गया मगर मुस्कुराते हुए कहा, अरे जाने मन, सिर्फ तुम्हारे ब्रांड को जड़ा ही नहीं बल्कि इसके बदले मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। ऐसा बोलकर अनीश ने अपनी जेब से 1 रुपए का सिक्का निकाला और शिप्रा की तरफ फेंक दिया। एक भिखारी की बीवी के लिए 1 रुपया तो काफी होगा। शिप्रा गुस्से और शर्म के मारे वहाँ से निकल गई। वो घर पहुँची तो देखा उसकी माँ उस भिखारी दामाद से पोंछा लगवा रही थी। उस भिखारी को अपने सामने देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। शिप्रा की माँ ने जब उसे इतने गुस्से में देखा तो पूछा, क्या हुआ शिप्रा बेटा? क्या कहा उस अनीश ने? शिप्रा ने अपनी माँ को सारी बात बताई। ये सुनकर उसकी माँ ने गुस्से में उस भिखारी दामाद को लात मारते हुए कहा, सब इस भिखमंगे की वजह से हुआ है। भाग यहाँ से, राहु केतु की औलाद। शिप्रा का भिखारी पति वहाँ से उठकर चुपचाप चला गया। अपने कमरे में जाकर उसने राय मेंशन के बूढ़े नौकर से उसका फोन मांगा और कहीं कॉल किया। थोड़ी ही देर बाद शिप्रा का फोन बजा। उसने देखा ये अनीश का फोन है। अनीश का फोन? इसकी मैं अभी बंद बजती हूँ। हेलो? मगर उधर से अनीश जो बोला वो सुनकर शिप्रा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अनीश रो रहा था और बोल रहा था, शिप्रा, मुझे माफ कर दो। मैं बर्बाद हो गया, सड़क पर आ गया। मैं क्या किया तुमने मेरे साथ? शिप्रा कुछ समझ नहीं पा रही थी। अनीश ये सब क्या बोल रहा है? अभी वो कुछ बोलती उसके पहले ही शिप्रा को फोन पर अनीश की पिटाई की आवाज सुनाई दी और फिर फोन कट गया। उसने जल्दी से टीवी ऑन करके न्यूज लगाया। उसमें ब्रेकिंग न्यूज देखकर वो चौंक पड़ी। ब्रेकिंग न्यूज! आज अचानक राजस्थान के सबसे बड़े मॉल A to Z के शेयर्स 0 रुपए पर आ गए और अगले 2 सेकंड में ही ऑल्को बिग बुल मॉल्स लिमिटेड ने उसे सिर्फ 1 रुपए में खरीद लिया। अरबपति बिजनेसमैन अनीश 2 सेकंड में बना भिखारी। बिग बुल दुनिया की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनिंग और मॉल की कंपनीज में से एक थी। इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पेरिस जैसे बड़े बड़े देशों में वो पॉपुलर ब्रांड था। शिप्रा ये न्यूज सुनकर समझ गई कि ये पूरा कांड बिग बुल द्वारा जानबूझकर करवाया गया है। मगर बिग बुल ने ऐसा क्यों किया? आखिर अनीश शिप्रा से फोन करके माफी क्यों मांग रहा था? वो समझ नहीं पा रही थी इन सब के पीछे कौन था। अभी वो इन सब सोच में पड़ी थी कि तभी उसका फोन फिर बजा। कोई अननोन नंबर था। उसने फोन उठाया। हेलो? उधर से कॉल करने वाले की बात सुनकर शिप्रा बेहोश होते होते बची। शिप्रा मैम, बिग बुल आपके क्लॉथ ब्रांड में 100 करोड़ रुपए लगाना चाहती है। साथ ही बिग बुल के दुनिया भर के आउटलेट में आपके ब्रांड के कपड़े लगाए जाएंगे। आप बिग बुल के ऑफिस आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। शिप्रा ये सुनकर खुशी से पागल हो गई, मगर अब वो और ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। ये तो पक्का कोई करवा रहा है, मगर कौन और क्यों? और अनीश के कैबिन में जो हुआ वो तो मैंने सिर्फ मॉम को बताया, तो ये सब किसे और कैसे पता चला? तभी शिप्रा कुछ सोचकर चौंक पड़ी। वो भिखारी? जब मैं मॉम को सारी बात बता रही थी तब तो उस वक्त वहाँ सिर्फ वही था। ओह, मैं भी क्या सोच रही हूँ। वो भिखारी है, वो ये सब नहीं कर सकता, मगर कौन? घर में जब सबने ये न्यूज सुनी तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिछले कुछ दिनों में ये पहली खुशी की बात घर में आई थी और वो भी ऐसी खुशी जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। दादाजी ने ऐलान किया, शिप्रा के इस अचीवमेंट के लिए आज शाम में हमारी तरफ से पार्टी। सभी पार्टी की तैयारी में लग गए। दादाजी अपने कमरे में पहुँचे ही थे कि तभी दादाजी के फोन की घंटी बजी। उस पर लिखा नाम देखकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। मुख्तार ने फिर फोन किया था। उन्होंने डरते डरते फोन उठाया तो दूसरी
तरफ से मुख्तार बोला, बलवंत राय, कैसा लग रहा है एक भिखारी को दामाद बनाकर? अब तुम क्या चाहते हो? एक तो तुमने शिप्रा की शादी जबरदस्ती उस भिखारी से करवा दी, उसके बाद भी तुम्हारे उस गुंडे भाई ने फिर से मेरी पोती को छेड़ा। हमने दर्द दिया है, हम ही दवा देंगे। अपनी पोती को बोलो मेरे भाई पर से केस वापस ले ले, फिर कोई तुम्हारी फैमिली को कभी परेशान नहीं करेगा। एक काम कर, आधे घंटे में मुझे होटल राजकमल में मिलो, मैं बताता हूँ क्या करना है। ये सब बातें सुनकर राय फैमिली में अफरा तफरी मच गई। पता नहीं मुख्तार नाम का वो गुंडा अब क्या करने वाला था। दादाजी होटल राजकमल जाने की तैयारी करने लगे। शिप्रा ने कहा, दादाजी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, पता नहीं वो क्या कर बैठे। सिर्फ मैं और तुम्हारे पापा जाएंगे वहाँ। अगर हमें 2 घंटे से ज्यादा लगा तो तुम पुलिस को फोन कर देना। ठीक है दादाजी। दादाजी और शिप्रा के पापा तैयार होकर बाहर निकले तो पता चला ड्राइवर छुट्टी पर है। शौर्य भी अब तक नहाकर नौकरों के कपड़े पहनकर वहाँ आ चुका था। दादाजी ने शौर्य से पूछा, तुम्हें ड्राइविंग आती है? हाँ, चलिए मैं ही आपको ले चलता हूँ। भिखारियों जैसी दाढ़ी में नौकरों के कपड़े जो कि शौर्य को ठीक भी नहीं आ रहे थे पहनकर वो दादाजी का ड्राइवर बनकर गाड़ी को होटल राजकमल ले गया। दादाजी और शिप्रा के पापा जल्दी से अंदर चले गए और शौर्य वहीं पार्किंग में बैठा रहा। राजकमल होटल राजस्थान के सबसे बड़े होटल्स में था। वहाँ आने वाले लोगों के ड्राइवर भी महंगे कपड़े पहनते थे। वहाँ बलवंत राय के ड्राइवर को ऐसी हालत में देखकर सब उन पर हंस रहे थे। उधर जब शिप्रा के दादाजी बलवंत राय और शिप्रा के पापा अंदर पहुँचे तो मुख्तार ने उनसे कहा, मैंने गुस्से में आकर उस भिखारी से आपकी पोती की शादी करवा दी। इस बात से मेरा भाई नाराज है। अगर उससे आपकी पोती की दोबारा शादी करवा दी जाए तो वो शांत बैठ सकता है। क्या? मगर शिप्रा उस भिखारी को तलाक देने को तैयार नहीं है। तो फिर मेरा भाई आपकी फैमिली के साथ क्या करेगा उस पर मेरा कोई जोर नहीं। क्या? तो बोलो क्या करना होगा? मेरी पोती और तुम्हारे गुंडे भाई के चलते हमारे पूरे परिवार की जान पर बनाई है। अगर वो भिखारी ही इस दुनिया में ना रहे तो? हाँ, ये सही है। मैं उसे अभी बुलाता हूँ। तुरंत मुख्तार का एक आदमी शौर्य को बुलाने चला गया। जब वो आदमी शौर्य को लेकर होटल के गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, ए रुक, इस भिखारी को अंदर कहाँ लेकर जा रहा है? सड़क का ढाबा समझ लिया है क्या? अबे हट, ज्यादा बड़बड़ की तो 1 सेकंड के अंदर तेरी लाश यहाँ मिलेगी। शोर शराबा सुनकर 4 मुस्टंडे हट्टे कट्टे गार्ड वहाँ पहुँच गए और उस गुंडे को पकड़ लिया। तभी भिखारी शौर्य बोला, मुख्तार डॉन ने बुलाया है मुझे अंदर। मुख्तार का नाम सुनकर उन सब ने अपना हाथ नीचे कर दिया। वो डर के मारे कांपने लगे और एक तरफ हट गए। गुंडा शौर्य को लेकर अंदर गया। पूरा होटल एक भिखारी को वहाँ देखकर हैरान था। मुख्तार का आदमी शौर्य को लेकर उस कमरे में पहुंचा। वहाँ बलवंत राय और शिप्रा के पापा पहले से तैयार बैठे थे। जैसे ही भिखारी शौर्य अंदर घुसा, बलवंत राय और शिप्रा के पापा तेजी से उठे और हड़बड़ाकर कहा, अब ये भिखारी तुम्हारे हवाले, जो करना है इसके साथ करो। ऐसा बोलकर वो दोनों बाहर से दरवाजा बंद करके वहाँ से भाग गए। अंदर अब बस मुख्तार और शौर्य थे। मुख्तार ने अपनी बंदूक निकालकर शौर्य के सर पर रख दिया। भिखारी होकर अमीरों के पैसे पर ऐश करना चाहता है? चल तुझे भिखारी की लाइफ से आजादी दिलवाता हूँ, बस एक गोली और तेरे ऐश ही ऐश। और तभी शौर्य बोला। ये देखकर मुख्तार के होश उड़ गए। उसने भी सोचा था ये गुंगा है। शौर्य बोला, साहब मेरी एक अंतिम इच्छा है, वो पूरी कर दो। मुझे बस एक फोन करने दो। अच्छा, तेरे पास भी फोन करने के लिए रिश्तेदार हैं? सही है भाई, चल कर ले अपनी अंतिम इच्छा पूरी। ऐसा बोलकर मुख्तार ने अपना फोन भिखारी शौर्य को दे दिया। शौर्य ने फोन लिया और एक नंबर डायल किया और बस एक मिस कॉल देकर फोन कट कर दिया। मुख्तार ये देखकर हंसने लगा। अबे ये तुझ जैसे भिखमंगे का फोन नहीं है कि मिस कॉल दे। मुख्तार डॉन का फोन है, मुख्तार डॉन का। कर ले बात, तेरे पास बस 1 मिनट है। अभी मुख्तार डॉन अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया था कि तभी वहाँ आसमान में हेलीकॉप्टर्स की आवाज गूंजने लगी। होटल के सामने धुल का गुबार छा गया। मुख्तार चौंक पड़ा। हेलीकॉप्टर्स, ये किसने बुलाया? ए भिखारी, किसे मिस कॉल दिया था तूने? कौन है तू? शौर्य अपनी जगह पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। क्या सच में वो हेलीकॉप्टर भिखारी शौर्य के लिए आए हैं? क्या सच में शौर्य के मिस कॉल का कोई संबंध है उन हेलीकॉप्टर से? क्या शौर्य जो दिखता है वो है नहीं? कौन है वो? क्यों भिखारी बनकर रहता है? क्यों उसके लिए कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक बिछे रहते हैं? क्या बिग बुल कंपनी का शिप्रा को ऑफर और शौर्य के एक फोन कॉल का कोई संबंध है? सलीम डॉन से मॉल में क्या कहा था उसने कि वो डर के मारे कांपने लगा? क्या शौर्य शिप्रा के दादाजी और उसके पापा से बदला लेगा या नहीं? क्या होने वाला है आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बेगर हस्बैंड के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।